यूपी बोर्ड क्लास 12 का मॉडल पेपर आज स्टार्ट होगा। चलिए देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं जो है वो आत्मकथा है। किस विधा की रचना है? तो क्या वो आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास का नाम बताना। तो जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास हमारा है सुनीता। सुनीता नामक जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। आइए अगला देखते हैं। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। तो ब्राह्मण पत्र के संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि रचना के लेखक हैं। चिंतामणि रचना के लेखक है। तो चिंतामणि रचना का लेखक हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि रचना के लेखक हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना हमारा है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास जो रचना है वो हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार है। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति कविता की रचना किया था। उपमान मैले हो गए हैं। उपमान मैले हो गए हैं, ये किसकी रचना है? इस किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये अज्ञेय जी की है। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। एकांतवासी योगी। एकांतवासी एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो हम इसको कह सकते हैं कि एकांतवासी योगी जो है वो श्रीधर पाठक की रचना है। तो एकांतवासी योगी हो जाएगा श्रीधर पाठक की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? तो ये छायावाद को। हिंदी काव्य में छायावाद को यानी छायावादी युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। अगला नंबर पे आता है हमारा, अभी ऊपर हम लोगों ने 10 बहुविकल्पी देखा, अभी 10 नंबर का हम देखेंगे गद्यांश। इसमें आता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले गद्यांश हम लोग पहचानना होता है कि गद्यांश किस मतलब किस चैप्टर का है, ये है ना, किस पाठ का है, उसके लेखक कौन है। चलिए देखते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन। राष्ट्रीय जन है ना, तो जहां पे भी राष्ट्रीय जन आए, राष्ट्र आए, है ना, अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति से के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक शुद्धता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसमें आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र, देखिए फिर राष्ट्र आया, राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। पहला क्वेश्चन हमारा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ हम लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डाल देंगे और संदर्भ हेडिंग डालकर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा
द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप, ये चूंकि चैप्टर का नाम है, इसको सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से या शीर्षक से लिया गया, नामक पाठ से लिया गया है, अवतरित है। ये हो जाएगा हमारा इस गद्यांश का संदर्भ। ये हो जाएगा। अगला देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय जन जो राष्ट्र के जो जन है, मतलब जो देश के लोग हैं, अपने मानसिक भाव को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को किस रूप में प्रकट करते हैं, इसका आंसर हमको इसी में मिल जाएगा। राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को किन रूपों में प्रकट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकट करते लिखा है ना, तो राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। यहां से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर जो है आपका यहीं से मिल जाएगा कि राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को, यहां तक हमारा भाव को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर यहीं से। चलिए अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी, मतलब जैसे प्रस्तुत गद्यावतरण में या फिर प्रस्तुत गद्यांश में के माध्यम से लेखक डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी हमें यह बताना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय जन है, वो जो व्यक्ति सहृदय है, जो व्यक्ति हृदय के साथ काम करता है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, किसी भी चीज के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। राष्ट्र के लिए ऐसी भावना क्या है? स्वास्थ्यकर है, राष्ट्र को स्वस्थ रखती है, ऐसी भावना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या बना के लिखेंगे अपने शब्दों में। ठीक है, अगला है, आंतरिक आनंद की दृष्टि से किन में एक सूत्रता है। आंतरिक आनंद की दृष्टि से किन में एक सूत्रता है, तो हम यहां पर कह सकते हैं आनंद की दृष्टि से, आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। किन में? तो जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। मतलब जो बाह्य रूप की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संस्कृति के ये जो बाहरी लक्षण है वो अनेक तरह के दिखाई देते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता होती है। मतलब जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति हमारी अलग अलग दिखाई देती है बाहर से देखने पर, लेकिन उसके अंदर क्या होती है? एक सूत्रता होती है। तो आंतरिक आनंद की दृष्टि से किन में एक सूत्रता होती है? तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति में, आंतरिक आनंद की दृष्टि से संस्कृति में एक सूत्रता होती है। बाहर से देखने पर उनमें अलगाव होता है, लगता है कि संस्कृति अलग अलग है, लेकिन आंतरिक आनंद की दृष्टि से देखें तो सारे संस्कृति में क्या होती है? हमारी एक सूत्रता होती है, एकजुट होते हैं। कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है? तो हम कह देंगे कि उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। उदार भावना कौन सी भावना? तो कौन सी की जगह पर लिख देंगे? उदार भावना। उदार भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। इस तरीके से हमारा ये गद्यांश हो जाएगा और ये पूरे 10 नंबर का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पित अशोक आ गया ना, तो अशोक आ गया तो किस चैप्टर का? ये अशोक के फूल का है। पाठ का नाम है अशोक का फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पुष्पित अशोक को देखकर, मतलब
अशोक के पेड़ों पर फूल खिला हुआ है और उसको देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। ऐसा नहीं है कि मुझे सुंदर वस्तु को देख करके उसे बेकार समझना में मुझे खुशी मिलती है, आनंद मिलती है। कुछ लोगों को मिलता है ये सब, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, बहुत दूर की देखते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं। वे भी सामने पड़ गया, उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब ये लगा लेते हैं कि भाई ये कहां तक जाने वाला है। मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती है, मैं दूर तक नहीं सोचता हूँ, फिर भी मेरा मन इस फूल को देख करके उदास हो जाता है। अशोक के फूल को देख करके मेरा मन उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, असली कारण तो मेरे भगवान ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं। चलिए इसका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त देखिए 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 5 10 नंबर का ये पद्यांश आएगा, 10 नंबर का गद्यांश। चलिए इसका संदर्भ लिखते हैं। ऐसे संदर्भ हेडिंग डाल देंगे, संदर्भ हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित, पद्य खंड में संकलित, अच्छा सॉरी ये गद्यांश हमारा, ये गद्यांश हमको लगा कि पद्यांश एक गद्यांश है तो ये गद्य खंड हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित अशोक के फूल, अशोक का फूल नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए ये जो है हमारा जो अशोक का फूल है, ये पाठ का नाम है तो इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे। और जैसे ये लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका भी हम डबल या सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा संदर्भ, इतना लिख लेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यहां से रेखांकित किया गया ना, अंडरलाइन, तो हम कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पुष्पित अशोक को देखकर, अशोक के पेड़ पर जो फूल खिला हुआ है उसको देख करके मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए मेरा मन उदास नहीं होता है कि मुझे सुंदर वस्तुओं को बेकार समझना और प्रसन्न होना में मुझे कोई खुशी मिलती है, ऐसा कोई बात नहीं है। असली कारण तो मुझे भी नहीं पता है ना, वे दूरदर्शी। असली कारण तो इस समझने में कोई मुझे इसमें विशेष रस नहीं मिलता है, और असली कारण तो मुझे भी नहीं पता, असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, है ना। लेकिन अशोक का जो पेड़ है वो 2000 वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं, अपने शब्दों में बना के लिखेंगे इसको। गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है? तो गद्यांश के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं के बारे में यह कहा है कि मेरी दृष्टि उतनी ज्यादा नहीं है, मैं दूरदर्शी नहीं हूं, मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन जो है इस अशोक के फूल को देख करके उदास हो जाता है। प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य क्या है? इस गद्यांश का उद्देश्य क्या है? इस गद्यांश का उद्देश्य यह है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह संदेश देना चाहते हैं
कि हमें सुंदर वस्तु को देख करके हताश नहीं होना चाहिए और हमें उतना ज्यादा दूरदर्शी भी नहीं होना चाहिए। हमें किसी को देख करके उसके अंत तक का अंदाजा लगा लेना नहीं चाहिए। किसी को देख के कुछ नहीं हम कह सकते। इंग्लिश में कहावत भी है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी किताब को कभी उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए। ठीक है ना, किसी के पहनावे पे नहीं जाना चाहिए, है ना। अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अंतर्यामी मीन्स क्या हो सकता है, बताओ। अंतर्यामी मीन्स जो अंदर की बात जानता हो, जो मन की बात जानता हो। और दूरदर्शी मीन्स होता है दूर तक देखने वाला, दूर तक, दूर की सोच रखने वाला। हो जाएगा ये। चलो अगला देखते हैं। तो अंतर्यामी हो जाएगा अंदर की बात जानने वाला, मन की बात जानने वाला। और दूरदर्शी होता है दूर की सोचने वाला। अगला है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। विस्तृत नभ का कोई कोना, मतलब विस्तृत मतलब विशाल, विशाल आकाश का कोई भी कोना मेरा मन, मेरा न कभी अपना होना। मतलब इस पूरे विशाल आकाश का कोई भी कोना मेरा अपना नहीं हो रहा है। परिचय इतना इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, कल उमड़ी थी और आज मिट चली। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश जो है यहाँ पर देखिए कवित्री लिखा है, यानी ये महादेवी वर्मा के गीत पाठ से लिया गया है। इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका संदर्भ हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद्य खंड में संकलित महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इतना लिख देंगे संदर्भ में, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। और जो भी चैप्टर का नाम लिखेंगे और लेखक या कवि का नाम लिखेंगे संदर्भ में, उसको सिंगल या डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। अगला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में हमको आ सकता है विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत नभ का कोई कोना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार नभ के अत्यधिक भाग में फैले हुए होने के पश्चात भी वहां पर बादल अस्थायित्व प्राप्त नहीं होता तथा बादल अपने पूर्ण जीवन काल में यहाँ वहां भ्रमण करता है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से, इस प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री महादेवी वर्मा जी अब संदेश देना चाहती है, बताती है, कहती है कि
इस इतने विशाल आकाश में बादल का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है, वो पूरा जीवन भर इधर उधर घूमता रहता है। परिचय इतना, इतिहास ही उमड़ी उमड़ी कल थी मीठ आज चली। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती है कि जिस प्रकार नभ के अत्यधिक भाग में फैले हुए होने के कारण पश्चात भी वहां पर बादल अस्थायित्व प्राप्त नहीं होता तथा बादल अपने पूर्ण जीवन काल में यहाँ वहां भ्रमण करता है, उसी प्रकार इस विशाल भूभाग अर्थात इस सृष्टि में मुझे भी कोई स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है। कवित्री आगे कहते हुए बताती है कि जिस प्रकार बादल का अस्तित्व उसके निर्मित होने तथा बरसने तक ही सीमित होता है तथा वही उसकी पहचान बनकर उसका इतिहास बनाता है, इसी प्रकार मेरी पहचान केवल इतनी है कि मैं कब आई थी और आज जा रही हूं, यही मेरे संपूर्ण जीवन का आधार है। कवित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है? कवित्री अपने जीवन की तुलना बादल के साथ करती है। उपयुक्त अंश में कौन सा रस है? उपयुक्त अंश में कौन सा रस है? कौन सा रस है बताओ? रस। बताओ तो। इसमें करुण रस हो सकता है क्योंकि कवित्री को दुख हो रहा है, शोक हो रहा है ना। जहां पर दुख हो, शोक हो, वहां पर क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है? तो हम अपने से लिखेंगे कि यह पद्यांश कवित्री के दुखी भावना को प्रकट करता है। इस तरह से बना के लिख सकते हैं, ठीक ना। अगला है सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। 21 चैप्टर का है ये बापू के प्रति चैप्टर का है। और बापू के प्रति पाठ का मतलब उसके रचयिता कौन है? उसके पाठ का नाम बापू के प्रति सुमित्रा नंदन बापू के प्रति, और कवि है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। चलिए देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इसका लिख लेंगे आप लोग कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित बापू के प्रति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी है, ठीक है। साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है? साधारण मनुष्य संसार में सुख खोजता है। साधारण मनुष्य संसार में सुख खोजता है। क्या खोजता है? साधारण मनुष्य संसार में सुख खोजता है। हो गया आंसर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। आ जाओ थोड़ा सा। चलो सुख भोग खोजने आते सब ऊपर भी है क्या? नहीं, ठीक है। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। कह रहा है युग पुरुष महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी की स्मृति करते हुए, उनकी याद करते हुए, युग पुरुष महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की स्मृति
करते हुए उनकी याद करते हुए सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि हे बापू, मानव मिट्टी से बना है, एक पुतला है। सुमित्रानंदन पंत जी महात्मा गांधी के याद में कहते हैं कि हे महापुरुष, सब पुरुषों की जो शरीर है वो मिट्टी से बना है और मिट्टी का बना एक पुतला मात्र है, वह यहाँ मिट्टी से बनकर आया है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। हे बापू, आप भी मिट्टी के बने हो, किंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। ये हो जाएगा इसका। पशुता का पंकज से कवि का क्या आशय है? पशुता का पंकज से कवि का क्या आशय है? पशुता का पंकज से कवि का क्या आशय है? इसको हम कह सकते हैं कि जो है मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है ना। इस तरीके से स्पर्धा और नम्र ओज शब्दों के अर्थ लिखिए। तो स्पर्धा का क्या होता है बताओ? स्पर्धा का अर्थ होता है आगे बढ़ने की चाहत। स्पर्धा मतलब क्या होता है? आगे बढ़ने की चाहत, आगे बढ़ने की चाहत। और नम्र ओज का मतलब बताओ? नम्र ओज का अर्थ क्या हो जाएगा? नम्र ओज का हो जाएगा जैसे हिंसा ना करना, अहिंसा है ना। नम्र ओज का मतलब हम अहिंसा कह सकते हैं, हिंसा ना करना, अहिंसा कह सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है अब निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को लेख कीजिए। तो वासुदेव सरवर, एपीजे अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाई। आप लोग वासुदेव सरवर अरवाल का जीवन परिचय याद करके जाइएगा, बोर्ड में कंफर्म आएगा 100%। ठीक है, ये आपका पूरा 5 नंबर मिल जाएगा इस पे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि, ये लेखक का था और इसमें एक कवि का जीवन परिचय देना है। आप लोग इसमें सुमित्रानंदन पंत जी का याद करके जाइएगा, ये पूरा 100% आएगा 5 नंबर का। ठीक है, टिक कर लीजिए इसको। अगला है बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, है ना। ये बहादुर कहानी या फिर पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। बहादुर और पंचलाइट कहानी दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों में से एक आप लोग लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो फिक्सेस क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं परीक्षा में। उसके बाद आपका यहाँ पर है, बाकी सब दूसरे जिले के। बलिया जिले के लिए जो है बलिया जिले के लिए आप लोगों को सत्य की जीत, बलिया जिले के लिए आप लोगों को सत्य की जीत खंड काव्य, दुर्योधन का चरित्र चित्रण, सत्यजीत का खंड काव्य का कथानक, कथानक कथा वस्तु अपने शब्दों में, ये जो है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सत्यजीत की कथा वस्तु याद कर लीजिएगा, 5 नंबर का पूछेगा। ठीक ना। और बलिया जिले के लिए सत्य की जीत ही आता है, सत्य की जीत आप लोग कर लीजिएगा। ठीक ना। उसमें महाभारत के कालखंड की कथा है जब द्रौपदी का चीरहरण होता है। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का ससंदर्भ यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित मदन मोहन मालवीय, महामना मालवीय। पाठ का नाम क्या है? महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से
लिया गया। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। अब ये संदर्भ हो जाएगा तो अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के लिखेंगे, युवक मदन मोहन मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। युवक मदन मोहन मालवीय स्पीकर मतलब अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। अमोहयत, अमोहयत मतलब मोह लेते थे। युवक मदन मोहन मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदा तम प्राण विवाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतराम सेवा कर्तुम प्रेरितम। कह रहा है कि युवक मदन मोहन मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे, इसलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके, इसलिए इनके सुहृदा मतलब मित्रों ने, इसलिए इनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी प्राप्त करके, युवक मदन मोहन मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे, अतः इनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी में पद वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने को प्रेरित किया। उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी के अनुसार इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण मतलब कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके, कानून की परीक्षा पास करके प्रयागराज इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में, प्रयागराज के उच्च न्यायालय में यानी इलाहाबाद के हाई कोर्ट में वकील की पदवी प्राप्त करके कार्य किया। विधेय प्रकृत ज्ञानेन मधुरालापेन, कह रहा है कि कानून के उत्कृष्ट ज्ञान मधुर व्यवहार, कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, विधि मतलब होता है कानून, कानून का उत्कृष्ट ज्ञान और मधुर व्यवहार के चलते, कानून के उत्कृष्ट ज्ञान और मधुर व्यवहार के कारण ये शीघ्र ही मित्रों न्यायाधीशों के बीच सम्मान के पात्र बन गए। हो जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इसका भी हम लोग पहले संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत साहित्य से यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य बहुत सारे महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भारवी, भवभूति, अन्य बहुत सारे महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। यह भाषा अस्माभि मातृ समम, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह भाषा यानी संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्र, यह भारत के स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक कंच, यह भाषा हमारे लिए माता का समान आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता के संस्कृति के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुतम भाषा मुख्य मधुरा दिव्य गिरवाण भारती थी। इसीलिए आचार्य श्रेष्ठ दांडी ने ठीक ही कहा है कि भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और अलौकिक भाषा गिरवाण भारती है। दिव्य गिरवाण भारती मतलब संस्कृत भाषा है और संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं।
दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का, है ना, ये पद्यांश है तो हम कहेंगे प्रस्तुत। किस चैप्टर का है? नमे रुचते भद्रम व उलूकस्य अभिचेषणम। उलूकस्य आ गया ना, तो उलूक जातक कथक उलूक जातकम, तो इसको हम लिखेंगे इसका संदर्भ। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक या फिर प्रस्तुत पद्यांश से फिर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उल्लूक जातकम नामक शीर्षक से लिया गया है। चलिए इसका देखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के लिखेंगे नामे रोचते भद्रम व उल्लूकस्य अभिषेचनम। आप लोगों का इस तरह उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम लोगों का इस तरह से उल्लू का राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके क्रोधहीन मुख को देखो, इसके क्रोधहीन मुख को देखो, क्रोध होने पर किस प्रकार विकृत होगा। तुम लोगों का इस तरह उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस समय इसके क्रोधहीन मुख को देखो, क्रोध होने पर किस प्रकार विकृत होगा, किस प्रकार दिखाई देगा। हो जाएगा ये। अगला का लिखेंगे हम जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुरेते घट। ये किस चैप्टर का है? ये हमारा है सुभाषित रत्नानी। तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के लिखेंगे कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुरेते घट। जैसे जल की बूंदे लगातार गिरते रहने से घड़ा भर जाता है, जल की एक एक बूंद करके लगातार, जल की एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनश्च। सभी विद्या धन और धर्म को इकट्ठा करने का यही कारण है, यही रहस्य है। जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, सभी विद्याओं धन और धर्म को इकट्ठा करने का यही कारण है, यही रहस्य है। हो जाएगा ये। अगला है मुहावरा। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी एक का, चलिए किसी एक का कर देते हैं। दाल में काला होना। दाल में काला होने का अर्थ क्या होता है? संदेह होना। दाल में काला होना मतलब संदेह होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? मुझे रोहित को रात में सड़कों पर घूमते हुए देखकर दाल में कुछ काला लगा, है ना। इस तरीके से आप लोग वाक्य प्रयोग अपने से कर सकते हैं। चलिए एक करना था, एक कर दिया, अगला देखते हैं। ये अपठित गद्यांश से 5 नंबर का आता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 क्वेश्चन होंगे। और ये जैसे 1 2 3 2 5 नंबर का आएगा। ये इस अपठित गद्यांश को यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है आपको, और इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, इसी में से आंसर देना है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांक होने का भी पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होने का प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचाता है। अतः अनेक प्रयत्नों का विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। पहला क्वेश्चन है, सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है? हम कह सकते हैं कि सुखी होने के साथ निर्भय होना प्रयत्न साध्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा सुखी होने के साथ, क्या का जवाब क्या कर देंगे? सुखी होने के साथ निर्भय, जो किसी से डरे ना। सुखी होने के साथ निर्भय होना प्रयत्न साध्य होता है। सुखी होने के साथ निर्भय होना प्रयत्न साध्य होता है। अगला है, निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है? तो निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती है। निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती है। निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती है। पहली बात तो यह कि दूसरे को हमें किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो।
मतलब हमसे किसी को भय कष्ट न हो और दूसरे से किसी को हमको भय कष्ट न हो, तब हम कह सकते हैं कि निर्भयता के संपादन के लिए दो कारण अपेक्षित होती है, हमसे कोई ना डरे और हम भी किसी से ना डरे। शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किनसे है? तो हम कह सकते हैं कि किसी को हमसे किसी भी प्रकार का भय या कष्ट न हो, है ना, न हो का संबंध शील से है, और दूसरा हमको कोई कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके, इसका संबंध शक्ति और पुरुषार्थ से है। हम किसी को कष्ट नुकसान ना पहुंचाते, वो शील से संबंध है इसका। शक्ति और पुरुषार्थ का संबंध जो है, कोई हमको डरा ना सके, धमका ना सके, है ना, इस तरह से। दोनों में से कोई एक करना था। देखिए यहाँ पे अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर अथवा करके ये है, तो उसको करिए या फिर इसको करिए, दोनों में से कोई एक करिए। तो एक कर दिए हम लोग। अगला है देखिए, अगला है अनिष्ट और अनिष्ट। तो अनिष्ट और अनिष्ट में शब्दों का सूक्ष्म अंतर बताना है इसमें। तो शब्दों का सूक्ष्म अंतर हो जाएगा। अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, अनिष्ट का मतलब बुरा, और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा रहित। जैसे देखिए, किसी भी चीज के ऊपर अ लगता है तो उसका उल्टा होता है। निष्ठ मतलब निष्ठा रखने वाला, अनिष्ट मतलब निष्ठा नहीं, निष्ठा रहित, जिसमें निष्ठा ना हो। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है मात्र और मात्र। देखिए, मात्र का मतलब होता है केवल, मात्र मीन्स केवल, और इस मात्र का मतलब होता है माता, केवल और माता। 1 नंबर हो जाएगा ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। एक शब्द का कोई दो अर्थ लिखना है। चलिए बता सकते हैं। मधु का, मधु का क्या हो जाएगा? क्या? स मधु का शहद और अमृत हो जाएगा ना। किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखना था। एक शब्द का दो अर्थ हो गया। अच्छा चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो कम बोलता हो। मितभाषी, जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो उसको अनस्वर कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसको अनस्वर। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें वाक्य गलत है और वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। कितने वाक्यों को? दो वाक्यों को शुद्ध करना है। ठीक है ना। मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूं। मैं अनेकों नहीं होता है, अनेक बार। मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं, है ना। अनेकों की जगह क्या कर देंगे? अनेक कर देंगे, ये गलत है। मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं हो जाएगा। सीता ने पुस्तक लिखा, तो सीता तो लड़की है ना, तो सीता ने पुस्तक लिखी हो जाएगा सही। ठीक है। गमला मेज पर, मेज में रखा है, तो मेज में नहीं होता, मेज पर होता है। गमला मेज पर रखा है, मे की जगह पर क्या कर देंगे? पर कर देंगे। ठीक है। मेज, गमला मेज पर रखा है। मैं महेश को पढ़ाया हूं, मैंने महेश को पढ़ाया है। अगला देखिए, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। अथवा कर गए ना, अथवा मतलब दोनों में से कोई एक। चलिए करुण रस का लिख लेंगे। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। और करुण रस का उदाहरण क्या हो जाएगा? करुण रस का उदाहरण, इसका सबसे आसान उदाहरण है, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। अगला है अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ठीक है। अनुप्रास अलंकार दोनों में से कोई एक करना है ना। चलिए अथवा करके दिया है, तो अनुप्रास अलंकार लिखेंगे जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, या फिर तरनी तनुजा तट तमाल बहुवर, तरनी तनुजा तट तमाल बहुवर छाए, है ना, इस तरीके से। तो अगर रघुपति वाला हम लिख सकते हैं, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, है ना। देखिए रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम। यहां पर देखिए र र र र र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो उसमें चारुचंद्र चंचल किरणें, तो च वर्ण की बार बार आवृत्ति को क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लिख लेंगे इस तरीके से। अगला है चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा दोहा छंद। चौपाई क्या हो जाएगा, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, उसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चलिए दोहा में हम लिख सकते हैं कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे चरणों में 11-11, दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 और पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और उसका उदाहरण लिख लेंगे हम। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई पर श्यामु हरित दुई दुती होई। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए। मतलब आपको पढ़ाई करने के लिए लोन चाहिए, उसके लिए आप बैंक के शाखा प्रबंधक को आप उसके पास पत्र लिखिए, अथवा या किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र का पास पत्र लिखिए। सबसे पहले पत्र लिखते हैं, देखिए ये मित्र के पास लिखना है, ये अनौपचारिक पत्र है। ये किसी आवेदन देना है, किसी अधिकारी के पास लिखना है, तो ये क्या है, ये औपचारिक पत्र है ना। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हम लिखेंगे सेवा में। सेवा में, सेवा में कौन, तो सेवा में लिखेंगे शाखा प्रबंधक। शाखा प्रबंधक किस चीज के शाखा प्रबंधक, तो बैंक का नाम लिखेंगे। कौन सा बैंक, तो इसमें बैंक का नाम नहीं दिया तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक कहाँ का भारतीय स्टेट बैंक, चलिए हम लिख देते हैं कोटवा, ठीक है। कोटवा है ना, कोटवा कहाँ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रानीगंज बाजार में। रानीगंज बाजार कहाँ है, तो रानीगंज बाजार है बैरिया। बैरिया कहाँ है, तो बैरिया है बलिया में। और बलिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और पिन कोड क्या है, 277208। इस तरीके से हम एड्रेस लिख देंगे। फिर डेट लिख देंगे। डेट लिखेंगे, आज हमारा डेट कितना तारीख है, लिखेंगे फरवरी 23, 2025, ठीक है। इस तरीके से फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेट के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो विषय हेडिंग डालेंगे, है ना। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे विषय। विषय में क्या लिखेंगे, विषय तो हम क्वेश्चन में से लिखते हैं। विषय लिखेंगे शिक्षा ऋण के लिए आवेदन पत्र। शिक्षा ऋण के लिए आवेदन पत्र, शिक्षा ऋण के लिए आवेदन पत्र। इस तरीके से हम अपना अब आगे लिखेंगे अपना जो भी हो। नमस्कार, है ना। सविनय निवेदन है कि मैं किसी आपके बैंक में अनेक ऋण योजनाएं हैं, जिसके मुझे पता चला है कि आप उसी किसी ऋण योजना के अंतर्गत आप जो है पढ़ाई के लिए भी लोन उपलब्ध कराते हैं। मुझे पढ़ाई के लिए लोन चाहिए, मैं इतने क्लास में पढ़ा हूँ ना, इस तरीके से, और मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मैं आपके ऋण का भुगतान यथाशीघ्र शुरू कर दूंगा। इस तरीके से ना अपना पत्र आप लोग लिख सकते हैं। बाकी अगला निबंध है
पर्यावरण संरक्षण का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी शिक्षा को लिख सकते हैं, साहित्य और समाज का संबंध, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना है, बेस्ट ऑफ लक।